आप नेता और सीनियर वकील हरविंदर सिंह फुल्का ने थामा बीजेपी का दमन। पंजाब को लेकर जताई चिंता, बोले बीजेपी से हमारा पुराना नाता। हिमाचल विधानसभा परिसर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनाव में देरी का लगाया आरोप। हिमाचल सरकार द्वारा की गई टोल बढ़ोतरी के खिलाफ गुस्साए किसान। हिमाचल पंजाब सीमा पर किया जोरदार प्रदर्शन। लुधियाना के पंजाबी बाग एक वुलन वेस्ट गोदाम में लगी भीषण आग। धू धू कर जला गोदाम, लाखों का सामान जलकर खाक। बिलासपुर के झंडूता में आयोजित जिला स्तरीय नलवाड़ी मेले का आज से हुआ शुभारंभ। कांग्रेस नेता ने ध्वज फहराकर किया मेले का उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपनी बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली खबर सीनियर वकील एचएस फुल्का से जुड़ी हुई है, जहां आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। फुल्का वही वकील हैं जो 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों का केस लड़ रहे हैं। एचएस फुल्का ने बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होने के बाद वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने कहा कि मैं पिछले 40 सालों से 1984 दंगों पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और इस दौरान बीजेपी ने मुझे हमेशा समर्थन दिया। मैंने ये लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ी है। मैंने बीजेपी के लिए बहुत सा कानूनी काम भी किया है। तो एचएस फुल्का आप देखिए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से, जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा उस दौरान की यह तस्वीरें हैं। हर किसी ने उन्हें पटका पहनाकर देखिए उनका स्वागत किया है। 1984 सिख दंगों के पीड़ितों का एचएस फुल्का केस लड़ रहे हैं और अब देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सीनियर वकील है एचएस फुल्का और एक लंबे वक्त के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और सीधे तौर पर यह कहा है कि बीजेपी का कई ऐसे कानूनी काम रहे हैं जिनको मैंने किया है और मैंने ये लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ी है। मैंने बीजेपी के लिए बहुत से कानूनी काम भी किए हैं, ये कहा है वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने। चालीस सालों से जो मैं 1984 के कत्लेआम की लड़ाई लड़ रहा हूं, तब से शुरू से ये बीजेपी का साथ रहा है और बीजेपी के साथ मिलके मदन लाल खुराना जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ये सब लीडरों का बहुत साथ रहा है। उनके साथ मिलके लड़ाई लड़ी है और मैंने भी वह बीजेपी के लिए लीगल वर्क बहुत किया। सिर्फ ये 3 साल का टाइम था 2014 और 17 में, जब मैंने आम आदमी पार्टी में था, वरना मेरे शुरू से ही मेरी जो क्लोज एसोसिएशन रही है इनके साथ, क्योंकि ये 1984 के केसों में पूरा सपोर्ट करते थे और पूरा साथ देते थे। आज मैं, क्योंकि पंजाब में इतना बुरा हाल है, आज पंजाब में देखो इतनी फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतना ज्यादा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, ड्रग्स हैं और सबसे बड़ी बात जो पंजाब का पानी आगे 13-14 साल में जमीन पंजाब की बैरन होने वाली है, मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। तो इसलिए जो पंजाब की बुरी हालत है, 8 साल से मैं पॉलिटिक्स छोड़ के सिर्फ ये अपने केस कर रहा था, मगर आज ये इसीलिए कि पंजाब के लिए कोई काम किया जाए, इसलिए मैंने आज वापस पॉलिटिक्स में आया हूँ और पॉलिटिक्स से वापस आने के लिए बीजेपी से बेटर कोई पार्टी नहीं है और जो बीजेपी की नीति है मोदी जी के है उसको से प्रभावित होके मैं ये आज बीजेपी को ज्वाइन किया। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पंचायत चुनाव में देरी पर विरोध जताया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टालने के लिए आरक्षण रोस्टर में जानबूझकर देरी कर रही है और जिला उपायुक्तों को 5% तक बदलाव करने की अनुमति दे रही है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया और ये चेताया भी है कि ये मुद्दा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाया जाएगा। बीजेपी का प्रदर्शन सरकार के इस कदम के खिलाफ जनता और विधायकों के बीच असंतोष को दर्शाता है। आरक्षण से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर बात करें बजट सत्र का आज सेकंड लास्ट दिन है और विपक्ष के रोस्टर से छेड़छाड़ बंद करो। में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस बात के लिए अब जाने जाते हैं कि उलूल जुलूल फैसले लेने का अधिकार अगर किसी मुख्यमंत्री को है वो सिर्फ मुझे है, ऐसा उनका मानना है। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फैसले ऐसे लेते हैं जो आज से पहले कभी किसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हुए मुख्यमंत्री ने नहीं, और उन फैसलों के कारण आक्रोश होता है, रोष होता है, जगहंसाई होती है, वो बार बार हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव पिछले कई वर्षों से लगातार समय पर होते रहे, यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतें अपने नए सिरे से चुनाव के बाद काम करना शुरू कर देती है। अब की बार हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव दिसंबर के महीने में होने तय थे, लेकिन पंचायत के चुनाव किसी तरह से टालने का रास्ता ढूंढते रहे मुख्यमंत्री जी। कभी रोस्टर का हवाला दे करके, कभी पंचायतों का नई गठन करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई, इन बातों का हवाला दे करके। ऐसे में अल्टीमेटली लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पंचायत के चुनाव आपको अप्रैल के महीने तक जो है पूर्ण करने हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुख्यमंत्री जाकर के सुप्रीम कोर्ट गए इस हवाले के साथ कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और उस आपदा के कारण यहां डिजास्टर एक्ट लागू है, और डिजास्टर एक्ट लागू होने की वजह से उसमें जो प्रावधान है संविधान के अनुसार इस वक्त हम पंचायत के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। और अब देखिए पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला गर्मा गया है। होशियारपुर जिले के नूरपुर जट्टा गांव में हुई इस घटना के बाद दलित समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग लगातार दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के साथ मोगा पहुंचे बीजेपी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अनिल सरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश में बैठे गुरुपंतवंत सिंह पन्नू जैसे तत्व पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर सख्त नहीं दिख रही है। देश च बैठी जिहड़ी शक्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂति नांगल ऊना मुख्य मार्ग पर आज किसान और अन्य संगठनों ने हिमाचल सरकार द्वारा टोल दरों में वृद्धि के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इलाका संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में मेहतपुर टोल नाके के पास धरना दिया गया और पंजाब हिमाचल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार ने अवैध ढंग से टोल बढ़ाए हैं और बाहरी राज्यों के लोगों से अत्याधुनिक वसूली की जा रही है। केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही जाम से मुक्त रखा गया। पंजाब और हिमाचल पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से वाहन चालकों को मार्गदर्शन किया। मजबूती नाल आपां आवाज चुकते रहिए, जय हिमाचल, जय पंजाब, जय भारत। एडवोकेट विशाल सैनी जी नो स्टेज ते आन ते अपने विचार साझे करन। एडवोकेट विशाल सैनी जी। हाँ जी, अज का ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ 70 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਗਲ ਮਹਿਤਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਚਪੀ ਐਕਟ 1975 ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 30 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। जी मैं दसना चाहूँगा कि हिमाचल की जी सुप्रीम सरकार है वो पिछले लगभग 1.5 साल ਤੋਂ एकदम ही सुती हुई है। ਕੱਲ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 70 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ सरकार की, असंवैधानिक काम है। अमृतसर के मृतक डीएम गगनदीप सिंह के घर की तारें काटने वाले एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मृतक की पहचान गुरुबख्श के रूप में हुई है। परिवार का आरोप है कि रिमांड के दौरान उसे लगातार तंग किया गया और बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। मृतक की माता ने रोते हुए कहा कि उनका बेटा पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ। पुलिस का कहना है कि गुरुबख्श की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई और मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। घटनास्थल पर प्रशासन ने जांच के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जी साढ़े को एक हैगा सीगा अक्यूज्ड जो रिमांड ते सीगा साढ़े को बीमार होने कारण ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਵੜਦੇ ਹੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਚਾ ਨੁਚਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਵੜਦੇ 2 ਜਣੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਦਵਾ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਦਾਖਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਛੋਟਾ ਨੇਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਤੀ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, मार कटाई 5 दिन रिमांड पे रखे, मार के बुरा हाल करता। खबर लेते हैं जहां पठानकोट के सरहदी जिले हल्का भोआ के पकोचा गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई है। यह घटना भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक हुई, जिससे सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। तारागढ़ पुलिस ने गुब्बारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की और जांच जारी है। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर अनाज मंडियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई नए नियम लागू किए गए। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि नमी की मात्रा 12% तक निर्धारित की गई है। थानेसर अनाज मंडी के साथ सभी मंडियों में साफ सफाई, पानी और बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह ने यह बताया कि किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लिखवाना, फोटो और बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा। प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाया जाएगा। खरीद को लेकर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडी में बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था करवा दी गई है और किसानों के पीने के पानी के लिए हमने 10 वाटर कूलर लगाए हैं।
2 शौचालय, 1 यूरिनल है। उनको दिशा निर्देश दे दिए कि दिन में 3-4 बार सफाई करें। और सीजन को लेकर हमारी तैयारियां, किसानों को गेट पर गेट पास जारी किए जाएंगे। हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। अब की बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं, गेट पास वगैरह कटेंगे? हाँ जी, इस बार एक तो बदलाव ये हुआ है भी ट्रैक्टर का नंबर किसान के जो व्हीकल लेकर आएगा, जिस पर अपनी फसल लेकर आएगा, उस पर ट्रैक्टर का नंबर लिखा होना जरूरी है। दूसरा, वो किसान की गेट पर गेट पास के टाइम फोटो होगी ट्रैक्टर पर। अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस बार खरीद प्रक्रिया नए बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मंडी के गेट पर ही किसानों की एंट्री बायोमेट्रिक के जरिए होगी, जिसके बाद खरीद की प्रक्रिया। उपायुक्त ने कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और पुरानी व्यवस्था के साथ नए सिस्टम को भी सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। सरसों और गेहूं दोनों की खरीद आज शुरू हो गई है और इस बार जो सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में, बायोमेट्रिक अटेंडेंस किया है, एग्जिट गेट पे भी कैमरेज रखे हैं और यहाँ पे हमारे इसमें ऑक्शन के लिए भी एक नया तरीका, एक ऐप लॉन्च की है। तो इसका हमारे अधिकारियों ने कल ही ड्राई रन कर लिया था, कोई समस्या ही नहीं है। तो अब आज एक्चुअल में कुछ 2-3 गाड़ियाँ आई हैं तो उनको भी हमने देखा कि कोई समस्या नहीं आ रही, बिल्कुल स्मूथ काम चल रहा है। और किसानों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी अपनी फसल लाएं वो अपना जो ट्रैक्टर है, नंबर का ट्रैक्टर हो, रजिस्टर्ड हो, उसमें लाने की कोशिश करें। और बिल्कुल ये संभव नहीं ला पा रहे हैं तो एसडीएम साहब से अपना वो एग्जाम्पशन उनको देना पड़ेगा। खबर हरियाणा के झज्जर से है, जहां भारी बारिश और ओलावृष्टि पड़ने से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई किसानों को फसल के बर्बाद होने से सरकारी मुआवजे की आस लगाए हुए हैं। किसान ओमपाल ने कहा कि हमें बहुत नुकसान हुआ और हम सरकार से मुआवजे की अपील करते हैं। तो देखिए, भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके बाद किसानों की परेशानियां भी अब बढ़ गई हैं। हालांकि किसान अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो उनकी फसल बर्बाद हुई है सरकार उसका मुआवजा दे, अन्यथा भारी परेशानियों का सामना आगे किसानों को करना पड़ सकता है। तो एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान यहां किसानों को पहुंचा है, क्योंकि जितनी भी फसल थी किसानों की वो बर्बाद हो चुकी है। खराब फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान है। बेमौसम की बारिश से इससे सारी फसल नीचे पड़ी है, उसमें दाना नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम सरकार से ये कहेंगे जी, इसका मुआवजा की अपील करेंगे, इसको मुआवजा दिया जाए। इसमें गरीब आदमियों का भी है, 1 किल्ले बोने वाला भी है, कोई 2 किल्ले बोने वाला है, उसको सबको मुआवजा, जो मेहनत है वो खराब, हाँ मेहनत है वो वसूल हो जाए उसकी मुआवजा मिलने से। इससे बहुत असर पड़ रहा है किसानों को। सब फसल आडी पड़ गई है जी, उनमें दाने नहीं हैं बालियों में और नीचे से खराब हो रही है सभी, घनी सारी सब हाँ जी 80% के लगभग खराब हो रही है। जो पछेती बोई थी बारिश की वजह से बोई भी पछेती थी और उसमें दाने भी नहीं है। सरकार से जी मुआवजा चाहते हैं, फसल का मुआवजा मिल जाए जमींदारों को। इस बेमौसम बारिश से किसानों का 80% नुकसान हो गया जी। और इससे पहले जल भराव के कारण मतलब फसल नहीं बोई गई थी, जो बोई थी वो खराब हो गई थी। और अब इसमें ये सारी बिछ गई फसलें, इसमें नहीं दाना है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।